विकास का मार्ग बहुत बढ़िया। रिकॉर्डिंग शुरू हो गया भैया? जी भैया। ये बढ़िया हो गया। संबंधों के निर्वाह में भाव पक्ष का तिरस्कार कर भौतिक पक्ष को वरीयता प्रदान कर जब आचरण किया जाता है तो अपने से अविकसित को विकास का लक्ष्य मान लेने की भ्रमित मान्यता का जन्म होता है, जबकि समस्त भौतिक पक्ष मनुष्य से अविकसित है ही, इसलिए विकास का मार्ग अवरुद्ध होता है। परिणामतः मानवों ने भौतिक उपलब्धियों के लिए ही युद्ध किया है। किसी भी उपलब्धि के प्रति आवश्यकीय नियम सहित पूर्ण समझ की निश्चय तथा अपूर्ण समझ से किए गए प्रयास की मान्यता संज्ञा है। अतः संबंध में भाव पक्ष का तिरस्कार ही उस संबंध का शोषण है। मानव के लिए पोषण युक्त संपर्कात्मक एवं संबंधात्मक विचार एवं तदनुसार व्यवहार से ही मानवीयता की स्थापना संभव है, अन्यथा शोषण और अमानवीयता की पीड़ा है। शोषण और पोषण 3 प्रकार से होता है। दायित्व का निर्वाह करने से पोषण, अन्यथा शोषण है। प्राप्त दायित्वों में नियोजित होने वाली सेवा के नियोजित न करते हुए मात्र स्वार्थ के लिए जो प्रयत्न है एवं दायित्व के अस्वीकारने की जो प्रवृत्ति है, उसको दायित्व का निर्वाह न करना कहते हैं। दायित्व को निर्वाह न करने पर स्वयं का विकास, उसके साथ निर्वाह करना है तो उसका विकास तथा इन दोनों के विकास से जिन तीसरे पक्ष का विकास हो सकता है वह सभी अवरुद्ध हो जाते हैं। विकास को अवरुद्ध करना ही शोषण है। दायित्व का अपव्यय अथवा सदव्यय करना, दायित्व के निर्वाह में आलस्य एवं प्रमाद पूर्वक प्राप्त प्रतिभा और वर्चस्व का न्यून मूल्य में उपयोग करना ही दायित्व का अपव्यय है। दायित्व का विरोध करना अथवा पालन करना, मौलिक मान्यताएं जो संबंध एवं संपर्क में निहित है, उसके विरोध में ह्रास के योग्य मान्यता को प्रचारित एवं प्रोत्साहित करना ही दायित्व का विरोध करना है। दायित्व का विरोध अभिमानवश एवं अज्ञानवश किया जाता है। मेरे हिसाब से भैया यहाँ तक रखे? हाँ भैया, काफी हो गए। ठीक है भैया, तो यहाँ तक रखते हैं। तो यहाँ पे बता रहे हैं जो जिसका मूल्यांकन नहीं करेगा वह सदुपयोग नहीं कर पाएगा। देखिए, ये तो हम मतलब पूरे दर्शन को पढ़ते समय देखते ही हैं कि जो मानव समझदारी पूर्वक ही तन मन धन का सदुपयोग कर पाता है। तो हम अपने को ही ध्यान से देखें तो अपने तन मन और धन का हम सदुपयोग अगर ठीक से नहीं कर पा रहे हैं, इसका मतलब उसका ठीक से मूल्यांकन नहीं कर पा रहे हैं। तो सारा मूल्यांकन जो है भाव के लिए, जागृति के अर्थ में, लक्ष्य के अर्थ में जब कर पाते हैं, उसका मतलब जागृति का, या जिसको लक्ष्य बोलेंगे हम, मानवीय लक्ष्य है ना, या जीवन लक्ष्य, उसके परिप्रेक्ष्य में, उसके सापेक्ष में ही जब मूल्यांकन कर पाते हैं तो सही मूल्यांकन हो पाता है। अन्यथा किसी और रेफरेंस के आधार पे जब भी हम मूल्यांकन करते हैं तो मूल्यांकन ठीक नहीं हो पाता, और उस ठीक मूल्यांकन नहीं होने के फलस्वरूप ही हम जो है अपने तन मन धन का सदुपयोग ठीक से नहीं कर पाते। तो इसलिए यहाँ पे वही लिखा है, जो जिसका मूल्यांकन नहीं करेगा वह सदुपयोग नहीं करेगा। तो यहाँ का जो इस जगह पे जो रेफरेंस है, वो संबंध और संपर्क में जो निहित मूल्य हैं उसके मूल्यांकन से रिलेटेड ज्यादा है। तो इसीलिए यहाँ पे आगे लिखा है, अतः मानव के हर पक्ष का मूल्यांकन आवश्यक है। संपूर्ण संबंधों के मूल में मूल्यांकन आवश्यक है। मूल्यांकन मौलिकता का ही होता है। मौलिकता के आधार पर ही कर्तव्य का निर्धारण तथा निर्वाह होता है। तो जो सारे संबंध हैं या संपर्क हैं, उनके मूल में मूल्यांकन आवश्यक है। मतलब हम संबंध के साथ कैसे जी पा रहे हैं, मतलब ये अभी क्या है, हमको मूल्यांकन करने के लिए कोई प्रयास करना पड़ता है या कोई समय निकालना पड़ता है कि हाँ, इस समय हम आपस में परस्परता में जो जी रहे हैं उसका मूल्यांकन करेंगे। पर एक स्थिति ऐसी आएगी, जागृति की स्थिति, या जब हम कुछ कुछ स्तर पे जागृत हो जाएंगे तो ये मूल्यांकन हमारा अपने आप सतत चलेगा। मूल्यांकन प्रयास पूर्वक नहीं करना पड़ेगा या कोई टाइम निश्चित नहीं करना पड़ेगा। ये
जीवन की सतत प्रक्रिया है, वो मूल्यांकन करता ही रहता है। हम उसको मूल्यांकन की जो हमारी जो रेफरेंसेस हैं उनको हम चेंज किए रहते हैं, इसलिए अभी भी जो मूल्यांकन होता है किसी और रेफरेंस में होता रहता है। तो हमको लगता है हमको मूल्यांकन करना पड़ेगा, पर अगर ठीक से हम सोचें तो जैसे ही हमारी जागृति की ओर गति बढ़ती है, हमारा मूल्यांकन, अपना मूल्यांकन एवं परस्परता में जो मूल्यांकन है वो स्वयमेव निरंतर चलता रहता है, और ऑटोमेटिक उसमें जो भी सुधार होना है वो हम तय करते रहते हैं, सुधार करते रहते हैं। उसके लिए कोई अलग से समय निकालना या उसके लिए मीटिंग बुलाना या ऐसा कुछ जरूरत नहीं पड़ती है। आगे मूल्यांकन मौलिकता का ही होता है। मौलिकता के आधार पर ही कर्तव्य का निर्धारण तथा निर्वाह होता है। तो जो संबंधों में जो मौलिकता है, जो मूल्य हैं, उसके आधार पर ही हमारे कर्तव्य का निर्धारण और निर्वाह होता है, जिसको हम तय करते हैं कि हाँ हमको ये करना है। उसका निर्धारण जो मूल्यों के आधार पे करते हैं तो उसका निर्वाह होता है, मूल्यों के आधार पे नहीं करते हैं तो आगे इसमें बताया है कि फिर वो उसका शोषण होता है। जिसके साथ हमारा निर्वाह होना चाहिए वो निर्वाह नहीं होता तो शोषण होता है। दायित्वों का निर्वाह जिस इकाई के प्रति होना है उस इकाई के प्रति न होने से उसका पोषण अवरुद्ध होता है अथवा शोषण होता है। तो हमारा जो निर्वाह होना चाहिए मूल्यों का, जिस इकाई के साथ भी, किसी भी संबंध के साथ भी, जिन सातों संबंध में हम जीते हैं या संपर्क में भी जो जीते हैं, नहीं होने से जिसके साथ हम निर्वाह नहीं कर रहे हैं उसका भी शोषण होता है और हमारा भी उसमें जो पोषण है वो अवरुद्ध होता है। क्योंकि हम भी मूल्यों का ठीक से निर्वाह कर पाते हैं तो हमारा भी पोषण होता है और उस इकाई का भी पोषण होता है जिसके साथ हम कर रहे हैं। इसका कारण भी बताया है, जिसके साथ हम निर्वाह नहीं कर पाते उसमें उसको हम अगर मूल्यों का निर्वाह नहीं कर पाते हैं तो उसको अविश्वास का, उसमें प्रतिफल में उसको अविश्वास मिलता है। तो एक जो मूल्य है उसका निर्वाह नहीं होना मतलब अविश्वास होना, अविश्वास होने से फिर एक तो आदमी ये मान लेता है कि भाई इनसे हमारा ऐसे ही चलेगा, मतलब मूल्यों का निर्वाह नहीं होगा, तो फिर उससे जो भी है या तो मतलब आदमी दूरी बनाता है या फिर एक निश्चित दूरी बना लेता है, दो विद्रोह और आतंक का कारण बनता है और फिर परस्परता में शोषण होने की संभावना बनी रहती है। प्रत्येक संबंध में संपर्क निहित है ही। हेलो जी भैया। भैया, जो नए मित्र जुड़े हैं ना उनको बता दे कि अब जो है कुछ मिनटों में शायद ये लिंक जो है बंद हो जाएगी, क्योंकि 40 मिनट के बाद बंद होती है। मुझे लगता है कि अपना लिंक जो है 6:45 शुरू हुआ है, कितने बजे हाँ ये? लगभग 6:45, हाँ 10-15 तो मिनट में बंद हो जाएगी। हाँ 7:15 हुआ, तो कुछ मित्र नए भी जुड़े हुए हैं जिनको शायद ये पता ना हो कि 40 मिनट के बाद, ये 40 मिनट अब 10 मिनट के आसपास में ये लिंक बंद हो जाएगी, तो आपको इसी लिंक पर फिर से जुड़ना है। बस इतना केवल जो है बता दे, तो क्या है कि नए मित्रों को ऐसा ना हो कि अचानक बंद क्यों हो गई, कैसे हो गई, अब क्या करें। हाँ बिल्कुल ठीक है भैया, बहुत बढ़िया। ठीक है भैया। हम्म। प्रत्येक संबंध में संपर्क निहित है ही। संबंध में भाव पक्ष विशिष्ट है तथा भौतिक पक्ष गौण है। यहाँ पे बता रहे हैं कि जो संबंध है, देखिए मानव वैसे भी मूल्य प्रधान इकाई है, भाव प्रधान इकाई है ना, धर्म प्रधान स्वभाव प्रधान इकाई है मानव। इसलिए इसमें मूल्य जो है इसका विशिष्ट पक्ष है और मूल्यों के आधार पे ही आदमी उसी कारण से सामाजिक इकाई है और उसी का वो जो है उसका वो होना चाहिए, मतलब प्राइमरी होना चाहिए, मूल्यों के अनुसार जीना या मूल्य आधारित जीना एक उसका विशिष्ट पक्ष है जो कि प्राथमिकता होनी चाहिए। और भौतिकता जो है उसका गौण है, क्योंकि जीवन निरंतर है, जीवन को मूल्यों की आवश्यकता है। और जो बाकी जो इकाइयां हैं मानवेतर इकाइयां वो निरंतर नहीं है, मतलब जड़ इकाइयां जो है निरंतर नहीं है, इसलिए वो रूप और गुण प्रधान है। तो मानव मूल्य प्रधान है और जीवन निरंतर है, इसलिए उसमें जागृति की अपेक्षा है, जागृति की ओर उसकी यात्रा है, इसलिए भाव पक्ष उसका विशिष्ट पक्ष है।
तो प्रत्येक संबंध में भाव का जितना तिरस्कार होता है, भौतिक पक्ष उतना ही प्रबल होता है। ये चीज हमको हमेशा दिखता ही है कि जहां भी हम भाव पक्ष को सेकेंडरी रखते हैं, वो उसका कारण है हमारी मूल्यों की प्राथमिकता नहीं देना, या भौतिकता को हमको प्राथमिक रखना। अपने कर्तव्यों में, दायित्वों में भौतिकता हमारे प्रधान रहती है। इसको प्रायः घरों में देखा भी जाता है कि घर के जो लोग हैं, जो मेंबर हैं, उनको शिकायत भी रहती है वही लोगों से, बहुत लोगों से, कि तुम केवल काम करते रहते हो, बिजनेस में लगे रहते हो, नौकरी में लगे रहते हो, और बाकी चीजों पे तुम्हारा ध्यान नहीं है। ये रहता ही है। तो यही है, आदमी को एक दूसरे से भाव की अपेक्षा है। भौतिक चीजों की अपेक्षा कम है, भाव की अपेक्षा ज्यादा है। तो जो भाव पक्ष का तिरस्कार होता है, तो भौतिक पक्ष प्रबल होता है, इसीलिए भाव पक्ष का तिरस्कार होता है। संबंधों में भाव का निर्धारण मानवीय परंपरा के अनुसार है। संबंधों के निर्वाह में भाव पक्ष का तिरस्कार कर भौतिक पक्ष को वरीयता प्रदान कर जब आचरण किया जाता है, तो अपने से विकसित को विकास का लक्ष्य मान लेने की भ्रमित मान्यता का जन्म होता है। तो ये देखिए, जब भी हम भौतिक पक्ष को प्राइमरी मानते हैं और मूल्य पक्ष को या भाव पक्ष को सेकेंडरी मानते हैं, तो निश्चित ही है कि हमने अपने अपने हमारी मान्यता में भौतिकता को मुख्य माना है, मतलब शरीर प्रधान माना है, जीवन प्रधान नहीं मानना है। स्वयं को शरीर ही माना है, इसीलिए भौतिक पक्ष को वरीयता प्रदान की है। जैसे ही हम जीवन को, अपने को जीवन मान लेते हैं, वैसे ही हमारा संबंधों में भाव पक्ष की ओर ज्यादा प्राथमिकता हो जाती है, और विकास के लिए या जागृति के लिए हमारी यात्रा प्रारंभ हो जाती है। समस्त भौतिक पक्ष मनुष्य अविकसित है ही है। ये अपने को पता ही है कि भौतिक पक्ष जो है जीवन से अविकसित ही है। जीवन ही सबसे विकसित इकाई है प्रकृति में। तो जब भी मनुष्य जीवन को भुला के और भौतिक पक्ष को प्राथमिक मान लेता है, तो उसका विकास का मार्ग अवरुद्ध होता है। और इसलिए हमने इतिहास में देखा ही है कि मानव ने भौतिक उपलब्धियों के लिए युद्ध किया है, संघर्ष किया है, द्रोह विद्रोह किया है। ये हमको इतिहास से पता चलता ही है, और अभी वर्तमान परिस्थितियों में भी ये दिखाई देता ही है। किसी भी उपलब्धि के प्रति आवश्यक नियम सहित पूर्ण समझ की निश्चय तथा अपूर्ण समझ के लिए प्रयास की मान्यता संज्ञा है। तो अगर किसी भी चीज के लिए, किसी भी वस्तु के लिए या किसी भी भाव के लिए हमारी पूर्ण समझ है, तो वो चीज हमको उपलब्ध होगी। और उसको निश्चय भी बोलते हैं, निष्ठा भी बोलते हैं, तथा अपूर्ण समझ से किए गए प्रयास की मान्यता संज्ञा है। अपूर्ण समझ माने जो भी हम, मतलब किसी को, जैसे अभी उदाहरण दिए, अपन जीवन को शरीर समझ लेना, ये अपूर्ण समझ है ना। या संबंधों में भौतिक पक्ष को वरीय मान लेना, ये भी अपूर्ण समझ है। तो इस तरह की अपूर्ण समझ जो है वो मान्यता कहलाती है, और जो पूर्ण समझ है आवश्यक नियम सहित, वो निश्चय कहलाती है। अतः संबंध में भाव पक्ष का तिरस्कार ही उस संबंध का शोषण है। तो संबंध में जो भाव पक्ष का तिरस्कार है, मतलब भाव पक्ष को इग्नोर जो कर रहे हैं हम, या उसको सेकेंडरी मान रहे हैं या टर्सरी मान रहे हैं, यही उसका शोषण है। तो संबंधों का शोषण है। संबंधों और संपर्कों में भाव पक्ष को नहीं स्वीकारना या उसको पालन नहीं करना, उसका निर्वाह नहीं करना, यही शोषण है। अभी अपन शोषण और पोषण वाला चैप्टर पढ़ रहे हैं, है ना। तो यहाँ पे संबंधों में, संपर्कों में कैसे शोषण और पोषण है, वो बार बार हमको इंगित कराया गया है। तो हमको ये जो इंगित कराते हैं, इसको हमको अपने साथ मैं कितना शोषण और पोषण कर रहा हूँ संबंधों में, उसका आकलन और मूल्यांकन करना है। इसका जब हम आकलन और मूल्यांकन करेंगे, तो उसी से हम संबंधों के निर्वाह में प्रेरित होंगे या पोषण में प्रेरित होंगे। यहाँ जो भी लिखा गया है, वो उसका जो लक्ष्य है कि हम अपना इन रेफरेंसेस के आधार पे, जो यहाँ पे बताया गया, उसके आधार पे अपना मूल्यांकन सतत करते रहें। और मूल्यांकन करने के साथ साथ जो हमसे अभी तक गलतियां हो रही थी,
वो अपने आप ठीक होती रहें और हम आगे बढ़ते रहें, जागृति की ओर आगे बढ़ते रहें। यही इसका लक्ष्य है जो हम पढ़ रहे हैं और सुन रहे हैं। मानव के लिए पोषण युक्त संपर्कात्मक एवं संबंधात्मक विचार एवं तदनुसार व्यवहार से ही मानवीयता की स्थापना संभव है, अन्यथा शोषण और अमानवीयता की पीड़ा है। तो यहाँ पे ये स्पष्ट बोल रहे हैं कि मानव के लिए हम परस्परता में जो भी हमारे संबंध और संपर्क हैं, उनके पोषण के लिए जो भी नियम है उनका निर्वाह करना, उसका पालन करना और तदनुसार व्यवहार करने से ही मानवीयता की स्थापना है। तो मानवीयता की स्थापना कैसे है? संबंध और संपर्क में पोषण युक्त व्यवहार करना। अगर शोषण युक्त व्यवहार करेंगे तो अमानवीयता की पीड़ा है, एक दूसरे से सबको, हमने स्वयं को भी है और दूसरे जिसके साथ व्यवहार करेंगे उसको भी पीड़ा है। आगे है शोषण और पोषण 3 प्रकार से होता है। दायित्व का निर्वाह करने से पोषण है, अन्यथा शोषण है। तो हम जो दायित्व है, हमारे संबंधों में जो दायित्व है उसका निर्वाह करेंगे तो पोषण है, अन्यथा शोषण है। प्राप्त दायित्वों में नियोजित होने वाली सेवा के नियोजित न करते हुए मात्र स्वार्थ के लिए जो प्रयत्न है, मतलब जो संबंधों में हमारे जो दायित्व हैं, सेवा के, सहयोग के, भाव के, उसको नियोजित न करते हुए और हम अपना हमारा स्वार्थ, मतलब जो भी हम स्वार्थवादी होते हैं, स्वार्थ के लिए कार्य व्यवहार करते हैं, मतलब हम भ्रमित हैं, शरीर को ही सब कुछ माने रहते हैं। और शरीर को जब माने रहते हैं तो अभी अभी हमने पढ़ा, भौतिकता हमारे वरीयता में रहती है। तो हम जो भी निर्वाह करने की कोशिश करते हैं, हमारे मूल में, हमारी मान्यता में भौतिकता और शरीर मूलक जीवन ही रहता है। तो इस तरह से जो भी प्रयत्न करते हैं तो उससे हमारे दायित्वों को अस्वीकार करने की प्रवृत्ति प्रबल होती जाती है। मतलब हम दायित्वों को किनारे करते हैं और अपने स्वार्थ के लिए ही संबंधों का भी उपयोग करते हैं। अब फिर से ज्वाइन करना पड़ेगा सबको। अभी तक बंद नहीं हुआ भैया, अभी तो चालू चालू है रखिए। भैया। चालू रखें? अभी नहीं, अभी चालू है तो दायित्वों का निर्वाह न करने पर स्वयं का विकास, जिसके साथ निर्वाह करना है उसका विकास, तथा इन दोनों के विकास से जिन तीसरे पक्ष का विकास हो सकता है वह सभी अवरुद्ध हो जाते हैं। देखिए कितना बढ़िया लिखा है। जिन दायित्वों का निर्वाह न करने पर स्वयं का विकास, जिसके साथ निर्वाह नहीं कर रहे हैं उनका विकास, और उनके कारण उनका जो विकास अवरुद्ध होता है, तो उनके विकास अवरुद्ध होने से जो बाकी और लोगों का विकास हो सकता था वो भी अवरुद्ध होता है। मतलब पूरी चैन रुक जाती है। जागृति की या विकास की जो चैन है वो अवरुद्ध हो जाती है। तो एक गलती करने से कितने लोगों के साथ वो होती है, मतलब कितने लोग परेशान होते हैं, कितने लोग पीड़ित होते हैं, कितने लोगों का विकास रुकता है। ये मतलब सीरीज पूरी अनंत तक जाती है। और इस विकास को अवरुद्ध करना ही शोषण है। तो मतलब एक के साथ अगर हम संबंधों का निर्वाह नहीं कर रहे हैं तो एक से लेके अनेक लोगों का विकास हम अवरुद्ध करने की कोशिश कर रहे हैं, शोषण कर रहे हैं। दायित्व का अव्यय अथवा सद्व्यय करना। दायित्व के निर्वाह में आलस एवं प्रमाद पूर्वक प्राप्त प्रतिभा और वर्चस्व का न्यून मूल्य में उपयोग करना ही दायित्व का अव्यय है। मतलब जो दायित्व है, हमारा जो दायित्व है, कर्तव्य है, उसके निर्वाह में अगर हम आलस्य एवं प्रमाद करते हैं तो हमारी जो प्रतिभा है, जो दायित्व का निर्वाह कर सकते थे, उसका न्यून मूल्य में उपयोग करते हैं। मतलब जो हमारी प्रतिभा है दायित्व को निर्वाह करने की, उसको न करके उससे कम मूल्य में, मतलब दायित्वों का अवहेलना करते हैं तो न्यून मूल्य में उपयोग करते हैं। यही दायित्व का अव्यय है। जैसे हम पढ़ता जीवन लक्ष्य के अर्थ में उपयोग न करके केवल केवल और केवल भौतिक लक्ष्य में उपयोग करना शरीर का दुरुपयोग है।
अगर हम संबंधों के निर्वाह में उपयोग नहीं करते हैं तो दायित्व का अव्यय है। न्यून मूल्य में उसका उपयोग करना यही इकाई का अव्यय कहलाता है। दायित्व का विरोध करना अथवा पालन करना। जो संबंध एवं संपर्क में मान्यताएं हैं उसके विरोध में, मतलब जो संबंध एवं संपर्क में जो भाव है उस भाव को पालन न करके उसके विरोध में मान्यता को प्रचारित करना या बोलना या उसको प्रोत्साहित करना, ये दायित्व का विरोध करना है। मतलब जो दायित्व होना चाहिए उसके विपक्ष में बोलना या प्रोत्साहित करना किसी को कि भाई ऐसा तुमको नहीं करना चाहिए। कोई जैसे संबंध का निर्वाह कर रहा है, दायित्व का निर्वाह करना है, तो उसको बोलना नहीं है तुम छोटे काम में लगे हुए, तुमको बड़ा काम करना चाहिए, तुमको पैसा कमाना चाहिए, और ये तुम जो कर रहे हो, घर में बैठे हो, घर की सेवा कर रहे हो, घर में बूढ़े माँ बाप की, ये गलत है। इस तरह का जो भी उसको प्रोत्साहित करना या प्रेरित करना, ये जो है दायित्व का विरोध करना है। कुल मिला के दायित्व का स्वयं पालन न करना और दूसरों को पालन नहीं करने देने के लिए प्रेरित करना ही दायित्व का विरोध है। और ये जो है अभिमानवश एवं अज्ञानवश होता है। दायित्व का विरोध जो है अभिमानवश या ज्ञानवश होता है। जी भैया। जी भैया, बहुत बढ़िया। तो आगे बढ़ते हैं। जी भैया। प्रत्येक इकाई के मूल में 3 बातें मुख्य होती है। 1 गठन, 2 उद्देश्य और 3 आचरण यानी कि कार्यक्रम की विशिष्टता। यहाँ चूंकि व्यक्ति से लेकर अंतरराष्ट्रीय मानव समाज की इकाई के संदर्भ में शोषण एवं पोषण की विवेचना है, अतः हम उपरोक्त चर्चा के उपरांत इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि विभिन्न इकाइयों के गठन, उद्देश्य और आचरण यानी कि कार्यक्रम की विशेषता निम्नानुसार होने पर ही संपूर्ण मानव समाज में एक सूत्रता में होकर शोषण मुक्त हो सकेगा। तो ये इस तरह से है, एक टेबल जैसा दिया हुआ है, टेबल या चार्ट का है। इकाई, तो इकाई में जो है मानव, परिवार, समाज, राष्ट्र और विश्व, इस प्रकार की 5 इकाइयों की बात यहाँ रखी है। और इन 5 इकाइयों के गठन की विशिष्टता, उनके गठन का उद्देश्य और उनसे आश्रित आचरण को भी यहाँ बताया है, तो जिसको मैं पढ़ता हूँ। तो मानव रूपी जो इकाई है उस गठन की विशेषता है विचार एवं शरीर। उस गठन का उद्देश्य है सुखानुभूति, और उस गठन से जो आश्रित आचरण है, उस इकाई से जो आश्रित आचरण है वो न्याय सम्मत व्यवहार है। उसके बाद जो दूसरी इकाई की बात है परिवार, तो परिवार रूपी इकाई के गठन की विशेषता है सीमित समझदार व्यक्तियों के समूह का संबंध प्रदान। गठन, सीमित समझदार व्यक्तियों के समूह का संबंध प्रदान गठन, वो परिवार रूपी गठन की विशेषता है। उस गठन का उद्देश्य है समाधान एवं समृद्धि, और उस गठन से आश्रित आचरण है, आश्रित आचरण मुझे लगता है अपेक्षित आचरण, समाधान सहित सेवा, व्यवसाय एवं प्रयोग। इसी प्रकार जो तीसरी इकाई की बात है समाज रूपी इकाई, उसके गठन की विशेषता है सीमित परिवारों का समूह जिसमें संबंध एवं संपर्क दोनों सम्मिलित हो। समाज रूपी गठन का जो उद्देश्य है समृद्धि सहित सत्यता एवं अखंड सामाजिकता को आत्मसात करना, अर्थ का सदुपयोग, सुरक्षा करना। राष्ट्र रूपी जो इकाई है, चौथी इकाई, उसके गठन की विशेषता राष्ट्रव्यापी जनजाति के समूह का गठन एवं संपर्क के निर्वाह के लिए विधि की प्रधानता। और राष्ट्र रूपी गठन का उद्देश्य है मानवीयता का संरक्षण, प्रत्यक्ष रूप में अर्थ की सुरक्षा। और राष्ट्र रूपी गठन से इकाई से जो आश्रित आचरण है अपेक्षित आचरण, न्यायपूर्ण व्यवस्था। फिर 5वीं इकाई विश्व रूपी इकाई है ना, उस गठन की विशिष्टता है कई राज्यों का समूह जिसके मूल गठन में मानवीयता प्रधान संयोजक तत्व है
सार्वभौम व्यवस्था के अर्थ में। और उस गठन का उद्देश्य है, विश्व रूपी गठन का उद्देश्य मानवीयता को प्रोत्साहन और विश्व रूपी इकाई से जो आशित आचरण है सह अस्तित्व में से के लिए। आगे बढ़ता हूं कि यहां तक रखना है भैया? हाँ भैया, यहीं तक कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ तक कर लेते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। ठीक है भैया। तो यहाँ पे जो मानव से लेके और अंतरराष्ट्र तक, मतलब विश्व तक, जो एक इकाइयां जिनको बोलेंगे अपन, मानव है, परिवार है, समाज है, राष्ट्र है, अंतरराष्ट्र है, मतलब इनको इकाई के रूप में देख रहे हैं। तो उसकी क्या गठन की विशिष्टताएं हैं, उनका उद्देश्य क्या है, और उनसे आशित आचरण क्या है, उनसे क्या आचरण हमको अपेक्षित है, इसको बढ़िया से चार्ट में यहाँ बताया है। तो मानव जो है विचार एवं शरीर, मतलब शरीर और जीवन, उसकी गठन की विशिष्टता है। गठन का उद्देश्य सुखानुभूति है। हमको पता ही है कि मानव जो है समाधान समृद्धि संपन्न होना चाहता है, समाधान समृद्धि अभय संपन्न होना चाहता है, और सुख संतोष आनंद उसकी वो है, उद्देश्य है। और आश्रित आचरण क्या है? एक मानव से कोई भी मानव क्या आचरण की अपेक्षा करता है? न्यायपूर्ण आचरण करेगा। न्यायपूर्ण आचरण कब करता है? जब मानव समझदार हो जाता है, जागृत हो जाता है और तीनों नियमों का पालन कर पाता है। तीनों नियमों के पालन के पश्चात ही उसका आचरण न्यायपूर्वक हो पाता है। तो ये मानव के साथ है। परिवार के लिए है, हमको सबको पता है कि परिवार एक सीमित मानव का एक इकाई, एक गठन है ना। एक 10 लोग हैं, 5 लोग हैं, 8 लोग हैं, 12 लोग हैं, 15 लोग हैं, ऐसे सीमित समझदार परिवार। मतलब बाबा यहाँ पे बोल रहे हैं कि जो परिवार में हर इकाई, हर मानव को, मतलब हर प्रौढ़ और युवा मानव को समझदार होना चाहिए। तो प्रौढ़ युवा होते होते सब समझदार हो जाएं, तो ऐसा परिवार होना चाहिए। परिवार के गठन का उद्देश्य है समाधान एवं समृद्धि, की सब परिवार के सभी सदस्य समाधानित रहें और परिवार आपस में समृद्ध रहे, परिवार एज ए यूनिट समृद्ध रहे। समृद्धि बाबा जी ने कहा है कि परिवार में होगी, व्यक्ति में नहीं होगी। परिवार समृद्धि का जो भाव है वो परिवार के साथ ही होता है, व्यक्तिगत रूप से नहीं होता। पर उस समृद्धि के भाव को हर आदमी, परिवार का हर सदस्य उसको फील कर पाता है, उसको भाव को जी पाता है। आशित आचरण क्या है? समाधान सहित सेवा, व्यवसाय एवं प्रयोग। समाधान तो हर व्यक्ति से समाधान रहेगा ही, मतलब मिश्रित होगा ही। सेवा, जिनको सेवा की जरूरत है उनको सेवा करेंगे ही परिवार में सदस्य। व्यवसाय करेंगे ही, व्यवसाय मतलब उत्पादन का कार्य, एवं प्रयोग, जहां पे जरूरत है कुछ नए उत्पादन, नए तरह के उत्पादन के लिए प्रयोग भी करेंगे। तो समाधान, सेवा, व्यवसाय एवं प्रयोग, ये जो है 4 तरह के आश्रित आचरण मुख्य रूप से परिवार से आश्रित हैं। अब है समाज, सीमित परिवारों का समूह जिसमें संबंध एवं संपर्क दोनों सम्मिलित हों। तो ये परिवार से बड़ी इकाई है, जिसमें 100 परिवार भी हो सकते हैं, 200 भी हो सकते हैं, 500 भी हो सकते हैं, वो समाज कहलाएगा। जो 10 सोपानी व्यवस्था है उसमें परिवार समूह, फिर वो ऐसा ऐसा करके सोपान दिए हुए हैं। तो यहाँ पे उसी का दूसरी तरह से वर्णन है। गठन का उद्देश्य क्या है? समृद्धि सहित सत्यता एवं अखंड सामाजिकता को आत्मसात करना, अर्थ का सदुपयोग एवं सुरक्षा। समृद्धि तो हर परिवार में होगी, इसलिए हर समाज का हर परिवार समृद्धि होगा। सत्यता मतलब आपस में सब सत्यता पूर्वक जिएंगे। अखंड सामाजिकता को आत्मसात करना मतलब अपने जो एक समाज का जो उनका समूह है, उससे बड़े समाज के साथ भी जब वो व्यवहार या जो भी आदान प्रदान करेंगे, उसमें सामाजिकता का निर्वाह करेंगे ही। तो सामाजिकता उनको आत्मसात करेंगे तभी उसका निर्वाह करेंगे। अर्थ का सदुपयोग करेंगे, मतलब
हर परिवार अपने अर्थ का सदुपयोग करेगा और परस्परता में एक दूसरे के अर्थ की सुरक्षा भी करेंगे। ये समाज का उद्देश्य है। तो यहाँ पे जो परिवार से जो ज्यादा जो अतिरिक्त जो जुड़ा वो सामाजिकता को आत्मसात करना, अर्थ का सदुपयोग और सुरक्षा, ये समाज में गठन का उद्देश्य है। अभी भी हम देखिए समाज में चाहते ही हैं कि हमारे जो तन मन धन की सुरक्षा हो, मतलब कोई दूसरा आदमी उसमें विघ्न बाधा न डाले, कोई लूटपाट न करे, है ना। और हम एक दूसरे के साथ सामाजिकता पूर्वक जी पाए, समाज में एक दूसरे के साथ अच्छे से जी पाए, ऐसा हम अपेक्षा करते ही हैं। वही अपेक्षा है। जागृति आशित आचरण, जागृति से में के लिए प्रचार एवं प्रदर्शन, प्रकाशन तथा प्रोत्साहन, शिक्षा संस्कार विधि से लोक व्यापीकरण। तो जागृति के लिए जागृति से संबंधित प्रचार एवं प्रदर्शन, प्रकाशन तथा प्रोत्साहन, मतलब जागृति के लिए समाज में एक दूसरे को प्रोत्साहित करना, प्रचारित करना, प्रकाशित करना, और शिक्षा संस्कार विधि से लोक व्यापीकरण करना, ये समाज से आशित है। समाज मतलब समाज एक यूनिट है, एक इकाई है, उसका कोई एक आचरण है। उस आचरण से दूसरे समाज को या समाज की बाकी इकाइयों को क्या अपेक्षा है, वो यहाँ पे बताया। वैसे 100 परिवारों का एक समाज है और हर परिवार आपस में मतलब अपने आप में जी रहा है और परस्परता में कोई वो नहीं है, व्यवहार नहीं है, तो समाज नहीं हुआ। तो परिवारों का आपस में व्यवहार होना, आदान प्रदान होना, और पूरा समाज मिलके, मतलब परिवारों का समूह मिलके कोई कार्यक्रम करेगा, कोई निश्चित आचरण करेगा, वो निश्चित आचरण या आशित आचरण यहाँ पे बताया हुआ है। इसी तरह अब राष्ट्र है। राष्ट्रव्यापी जनजाति के समूह का गठन एवं संपर्क के निर्वाह के लिए विधि की प्रधानता। तो बहुत से समाज मिलके या बहुत से सामाजिक समूह मिलके एक राष्ट्र बनेगा। मतलब एक राष्ट्र, एक जैसे भारत है, एक राष्ट्र है, तो इसमें बहुत से समाज होंगे, सैकड़ों हजारों, है ना, ऐसे समूह होंगे समाज के। तो राष्ट्रव्यापी जनजाति के समूह का गठन, मतलब ये पूरे संपर्क के निर्वाह के लिए विधि की प्रधानता। आपस में दूसरे समूह के साथ, दूसरे समाज के साथ जो विधि व्यवस्था होगी उसकी प्रधानता, मतलब विधि व्यवस्था उसको निश्चित करना, ये जो है इकाई की विशिष्टता है, मतलब राष्ट्र की विशिष्टता है। परस्परता में समूह, मतलब समाज के समूह किस तरह से विधि व्यवस्था का पालन करेंगे, ये तय करना। मानवीयता का संरक्षण, प्रत्यक्ष रूप में अर्थ की सुरक्षा। तो गठन का उद्देश्य क्या है? मानवीयता का संरक्षण। मानवीयता का संरक्षण माने हर पूरे राष्ट्र में हर इकाई, मतलब परिवार, मानव से लेके और पूरा एज ए होल राष्ट्र मानवीयतापूर्ण आचरण करे। इसी से मानवीयता का संरक्षण होगा, इसी के लिए विधि व्यवस्था होगी। तथा प्रत्यक्ष रूप में अर्थ की सुरक्षा, मतलब मैं कहीं भी चला जाऊं देश भर में, राष्ट्र भर में, मेरे अर्थ की सुरक्षा को कोई दिक्कत नहीं होगी, मतलब मेरे तन मन धन की सुरक्षा को कोई दिक्कत नहीं होगी, ये सुनिश्चित करना। न्यायपूर्ण व्यवस्था, और जो आशित आचरण है न्यायपूर्ण व्यवस्था, जो पूरे देश की व्यवस्था होगी और न्याय को प्रमोट करेगी, प्रोत्साहित करेगी, प्रेरित करेगी। हर व्यक्ति, हर परिवार और आपस में परस्परता में हर आदमी न्याय करेगा, चाहे संबंध हो चाहे संपर्क हो, इसकी व्यवस्था करना, न्याय की व्यवस्था करना, ये हमको परस्परता में पूरे राष्ट्र में एक आशित आचरण है। उसके बाद है विश्व। कई राज्यों का समूह, कई राज्यों मतलब कई राष्ट्रों का समूह जिसके मूल गठन में मानवीयता प्रधान संयोजक तत्व है, सार्वभौम व्यवस्था के अर्थ में। तो यहाँ पे जो अभी हमारे पूरे विश्व में हम जो देखते हैं, परस्पर राष्ट्र में एक दूसरे के साथ मानवीयतापूर्ण संबंध बिल्कुल नहीं है, या तो व्यापारिक संबंध है या अमानवीय संबंध है, मतलब द्रोह विद्रोह शोषण का संबंध है, मतलब अमानवीय संबंध है।
तो विश्व का जो कैसा होना चाहिए, परस्पर राज्यों का संबंध कैसा होना चाहिए गठन में, आपस में परस्परता में मानवीयता प्रधान संयोजक तत्व है। मतलब हर राष्ट्र में मानवीयता ही मूल भाव है। इस तरह से जब हर राष्ट्र का ये मूल तत्व मानवीयता होगा तो परस्परता में राष्ट्र में सार्वभौम व्यवस्था के अर्थ में, मतलब जो गठन है सार्वभौम व्यवस्था के अर्थ में होगा। परस्पर जो अभी जो अस्तित्व में जो भी हमारी धरती पे जो प्रदूषण फैल गया है, आपस में द्रोह विद्रोह शोषण है, ये सब खत्म हो जाएगा। सार्वभौम व्यवस्था और अखंड समाज के अर्थ में ही सारे राष्ट्रों के गठन का उद्देश्य है। मतलब अंतरराष्ट्र जो इकाई होगी या एक पृथ्वी एक धरती जो है, उसके गठन का उद्देश्य क्या है? सार्वभौम व्यवस्था और मानवीयता उसका संयोजक तत्व होगा। उसको जोड़ने की जो एक भाव होगा वो मानवीयता होगी। गठन का उद्देश्य मानवीयता को प्रोत्साहन देना, मतलब अंतरराष्ट्रीय स्तर पे भी, पूरे धरती के स्तर पे भी मानवीयता को प्रोत्साहन देना ही एक राष्ट्र रूपी इकाई के गठन का उद्देश्य है। मतलब धरती में रहने वाले मानवों का या राष्ट्रों का उद्देश्य है। सहअस्तित्व में से के लिए जो आशित आचरण है, सहअस्तित्व में से के लिए मतलब परस्परता में राष्ट्रों का सहअस्तित्व में से के लिए ही आशित आचरण है। सहअस्तित्व में से जो आचरण होगा वो सार्वभौम व्यवस्था अखंड समाज के अर्थ में ही होगा। इस तरह से जो मानव की जो पांचों इकाइयां हैं मानव के साथ, उनकी ये गठन की विशिष्टताएं हैं, गठन का उद्देश्य है और आशित आचरण है। जब जागृति की परंपरा होगी तो इस तरह से होगा। जी भैया। जी भैया, बहुत बढ़िया। मुझे लगता है 7:45 हुए हैं, तो अब जो है प्रश्नोत्तरी के लिए मंच को खुला कर दिया जाए। जी भैया, और 15 मिनट बाद मेरे ख्याल से 15-17 मिनट के बाद वैसे भी ये लिंक जो है बंद हो जाएगी। लिंक फिर से वो हो जाएगी, ड्रॉप आउट हो जाएगी। हाँ हाँ जी। तो अब जो है जिन भी मित्रों को जो कोई प्रश्न है वो रखे तो उस पर चर्चा करें। प्रश्न रखें या कुछ अपना उद्गार व्यक्त करना है आज के उसमें, कि उनको कुछ और इससे जो चर्चा हुई उसके अतिरिक्त कुछ समझ में आया हो, कुछ विशेष रूप से कुछ समझ में आया हो तो उसको व्यक्त करेंगे, वो और अच्छा होगा। नमस्ते सभी को। आपने जो अभी बात रखी कि हमारा एक आचरण सभी तक प्रभावित करता है, पूरी चेन तक प्रभावित करता है, तो ये बात मुझे मतलब काफी प्रभावित की। और ये मुझे लगता है कि हमने हर वक्त इसके ऊपर ध्यान देना चाहिए कि मेरा आचरण दूसरे तक पहुंच रहा है और फिर वो लिंक सार्वभौम व्यवस्था तक करता है। तो अभी तो जीने में नहीं उतना आ रहा, बट हाँ ध्यान जरूर इस बात पे जाएगा। धन्यवाद भैया। बहुत बढ़िया दीदी, बहुत बढ़िया। और भाई भैया बहन लोग कोई और? भैया वो पेज नंबर 117 में शोषण और पोषण 3 प्रकार से होता है। जी भैया। हाँ, वो 3 प्रकार तो इसके नीचे आया नहीं। आया भैया कि नीचे। अच्छा, उसी में कवर हो गया। नहीं, नेक्स्ट तीनों पॉइंट है ना, स्टार लिखे हुए 3 पॉइंट है ना उसमें। भैया उस अगले अच्छा, पेज अच्छा। पे जो 3 स्टार है ना, वो तीनों हैं। अच्छा। हाँ, ठीक है मतलब भैया। एक जो अभी दीदी ने बताया कि जिसका निर्वाह नहीं करते हैं तो चैन पूरी रुकती है। दूसरा दायित्व का अव्यय या सद्व्यय करना, तीसरा दायित्व का विरोध अथवा पालन करना। हाँ ठीक है भैया, क्लियर है, बढ़िया। इन तीनों पॉइंट से अपने व्यवहार में काफी दिशा मिलेगी अपने को। इन तीनों हाँ पॉइंट्स को हाँ अगर भैया, समझ बहुत लेते हैं, बहुत ही अच्छे से महत्वपूर्ण दिशा पॉइंट है। मिल हाँ। जाती है। हाँ। मतलब इन तीनों पॉइंट से ये भी समझ में आता है कि
जो व्यवहार में दायित्व और कर्तव्य है, मतलब संबंधों में, उसका निर्वाह कितना आवश्यक है और कितना जागृति के, हमारी जागृति के लिए और दूसरी की जागृति के लिए कितना महत्वपूर्ण है, ये समझ में आता है। मतलब पूरा शुरू यहीं से होता है भैया। पूरी पूरी हाँ भैया, पूरी जीवन विद्या या मध्यस्थ दर्शन की कहानी अपन अगर अपने साथ जोड़ के देखें तो यहीं से शुरू होगी। यही शुरू होता है। बहुत बढ़िया। मतलब एक दूसरे का पोषण करना है तो यही विधि है। और करते भी यही हैं अपन। दिन भर जो भी करते हैं अपन, या तो पोषण करते हैं या शोषण करते हैं, वो खुद अपने अपने देख लेते हैं। जी भैया, बिल्कुल। बाबा जी की जो बहुत फेमस लाइन है, इससे कम में काम होगा नहीं और इससे ज्यादा की आवश्यकता नहीं है। हम्म। इसको अपन यहीं फिट कर सकते हैं। फिर जो ये 117वां पेज है, उस पर जो पहला स्टार है, दूसरा स्टार है, नहीं तीसरा स्टार है, प्रत्येक संबंध में संपर्क निहित है ही, संबंध में भाव यानी कि मौलिकता पक्ष विशिष्ट है तथा भौतिक पक्ष गौण है। तो ये जो भाव पक्ष और भौतिक पक्ष को जो बाबा जी ने यहाँ अलग किया है ना, बहुत ही सरल भाषा में एकदम स्पष्ट रूप से, कि भौतिक पक्ष गौण है। प्रत्येक संबंध में भाव का जितना तिरस्कार होता है, भौतिक पक्ष उतना ही प्रबल होता है। मतलब आज की तारीख में हम देख सकते हैं कि संबंधों में जो भाव पक्ष को लेकर जो अतृप्ति है, उसको हम भौतिक पक्ष से भरना चाहते हैं। हम ये मानते हैं, है ना, कि ठीक है ना, हम ये भौतिक पक्ष से उसको बढ़ा देंगे, उसको जैसे गिफ्ट करते हैं, ये गिफ्ट किया, वो गिफ्ट किया, है ना, बड़ी बड़ी गिफ्ट किया, और हम मानते हैं कि इससे जो है हम संबंध का निर्वाह कर रहे हैं। यहाँ ये स्पष्ट दिख रहा है कि प्रत्येक संबंध में भाव का जितना तिरस्कार होता है, उतना भौतिक पक्ष प्रबल होता है। संबंधों में भाव का निर्धारण मानवीय परंपरा के अनुसार है। संबंधों के निर्वाह में भाव पक्ष का तिरस्कार कर भौतिक पक्ष को वरीयता प्रदान कर जब आचरण किया जाता है, तो अपने से अविकसित को विकास का लक्ष्य मान लेने की भ्रमित मान्यता का जन्म होता है, जबकि समस्त भौतिक पक्ष मनुष्य से अविकसित है। तो आज की तारीख में हम देख रहे हैं ना कि आदमी संबंधों को निग्लेक्ट करते हुए, इग्नोर करते हुए अभी भौतिक पक्ष पर कितना ध्यान दे रहा है, और वो ये समझ रहा है कि भौतिक पक्ष जितना मैं बटोर लूंगा, भाव पक्ष ये उतना भर जाएगा। संबंध जो है वो भौतिक पक्ष से जो है। भैया इसका एक बहुत बढ़िया, इसका एक आशय ये भी है, दूसरा पक्ष ये भी है कि जो हमारे संबंध जिनके साथ हम भौतिकता को प्राथमिकता दे रहे हैं, उनकी भी प्रवृत्ति भौतिकता को प्रधान देने की होने लगती है। देखिए हम बच्चों में कैसे संस्कार डालते हैं। बच्चे में शुरू से हम जब बच्चों के साथ भौतिक पक्ष को वरीयता देते हैं, तो वो भी धीरे धीरे भौतिक पक्ष को वरीयता देने लगते हैं। और फिर जब बच्चे बड़े हो जाते हैं, हम बूढ़े हो जाते हैं, तो हम देखते हैं कि वो हमारी सेवा जिस ढंग से करना चाहिए वो नहीं कर पाते हैं, क्योंकि वो संस्कार हमने भौतिकता को प्राथमिकता देके हम ही ने उनको दिया है बच्चों को। इसमें भैया वो जो लाइन है, कहीं हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, बताइए। बोलिए योगेश भैया। मतलब जो है ये बिहार भैया जो कह रहे हैं, उसी के समर्थन में कह रहा हूँ कि है ना, आज की तारीख में हम देख रहे हैं कि है ना, बुजुर्ग माँ बाप की सेवा के लिए बच्चे जहाँ रहते हैं वहां से खुद नहीं आते, लेकिन पैसे भेज देते हैं ना, आपको पैसे जितने चाहिए आप फिक्र मत कीजिएगा और अपने जो है स्वास्थ्य का ख्याल रखिएगा। जबकि बुजुर्ग माता पिता चाहते हैं कि आप खुद आए, है ना, पैसे तो है। तो ये जो है, मतलब जो बी आर भैया ने बताया कि हम जिस तरह से बच्चों को तैयार करते हैं, वही बच्चे फिर बाद में हमको लौटाते हैं। हाँ भैया, आनंद भैया आप कुछ कहें। इसी को ना, वो जो लाइन एक बाबा जी ने लिखी है, आप उसी स्टार में तीसरी लाइन जो है, संबंधों में भाव का निर्धारण मानवीय परंपरा के अनुसार है। तो अभी मानवीय परंपरा नहीं है, इसीलिए प्रॉब्लम है। तो मानवीय परंपरा अपने को शुरू करना है, तो वो एक इंडिविजुअल लेवल पे हम कैसे शुरू कर सकते हैं, हम भाव पक्ष को इम्पोर्टेंस कैसे देंगे और भौतिक पक्ष को कम इम्पोर्टेंस देंगे। ये मतलब ये मानवीय परंपरा का यहाँ पे जो जिक्र आया है, उससे बहुत समझ में आता है कि भाई अपने को, किसी को भी अपने को खुद को गिल्टी फील करने की भी कहीं कोई जरूरत नहीं है। क्योंकि ये बहुत मैंने देखा है कि जितने ज्यादा इसको करने जाते हैं, उतना ज्यादा खुद में गिल्ट फील आने लगती है।
तो यहाँ पे बहुत अच्छे से बाबा जी ने लिखा है कि भाव का निर्धारण मानवीय परंपरा के अनुसार है। तो अभी जो परंपरा चल रही है उसके अनुसार हो रहा है, तो उसको ठीक करने के लिए अपने को जितना अपन कर सके उतना अच्छा है। पूरा हो जाएगा उसकी जिम्मेदारी अपने सर पे लेके अपन परेशान हो जाते हैं, वो भी एक कंफ्यूजन वाला काम हो जाता है। तो मानवीय परंपरा, जो परंपरा है उसके अनुसार ये चीजें चल रही है, उसमें धीरे धीरे सुधार जो होना है वो, जैसे अपन इतने लोग पठन कर रहे हैं, अपने विचार धीरे धीरे सुधर रहे हैं, तो विचार पहले सुधरेंगे, विचार के हिसाब से फिर अपना व्यवहार सुधरेगा। व्यवहार जब एकदम पक्का हो जाएगा तो आचरण में आ जाएगा। तो ये पूरा क्रम यही है और इसी क्रम से चलेगा। समझ के ये करने लग जाते हैं तो फिर अपने को दबाव नहीं रहता है। बिना समझे इसको करने की कोशिश करते हैं तो दबाव बन जाता है, दबाव बनता तो फिर वापस प्रतिकार होता है। तो ये लाइन मेरे को बहुत ही सटीक लगी। इस लाइन पे मैं थोड़ा ध्यान सबका दिलाना चाहता हूँ कि संबंधों के भाव का निर्धारण मानवीय परंपरा के अनुसार है। बिल्कुल भैया, बिल्कुल ठीक है। जैसे जैसे हम जागृत होते जाएंगे वैसे वैसे जो है मानवीयता विकसित होती जाएगी और वैसे वैसे हमारा भाव पक्ष प्रबल होता जाएगा। और भैया किसी को और कुछ बोलना हो, पूछना हो? नहीं तो फिर ये जो इस बार लिंक क्लोज होगी तो फिर अपन क्लोज कर देंगे इसको, मीटिंग। जी भैया, सभी को नमस्ते। मेरी आवाज आ रही है ना? हाँ दीदी आ रही। नमस्ते जी। तो आज की बहुत मतलब इस चर्चा में ध्यान जा रहा है जो भौतिक पक्ष और भाव पक्ष को अपन एनालाइज कर पा रहे हैं। तो क्या इसको ऐसा समझ सकते हैं भैया कि दोनों के बीच में एक संतुलन बना के चलें, मतलब भाव पक्ष को प्रधानता देते हुए दोनों के बीच में संतुलन रखना ठीक रहेगा क्या? ऐसा समझ सकते हैं भैया? नहीं दीदी, शरीर वो तो के पोषण संतुलन के लिए जितना चाहिए उतना तो लगेगा ही दीदी। शरीर का पोषण मतलब जितना भी भौतिक वस्तु शरीर के पोषण के लिए है उतना तो आवश्यक है ही है, क्योंकि शरीर स्वस्थ रखना भी जरूरी है, तभी अपन पूरा मानवीय आचरण को कर पाएंगे। जी। आवश्यकता से अधिक की जरूरत नहीं है, उस बात को समझ लेना एक बड़ा घाट होगा, क्योंकि शारीरिक पोषण के अलावा बाकी चीजें जो है वो चीजें कभी भी भाव से ज्यादा नहीं हो सकती। बिल्कुल, हाँ, मेरा यही मतलब मीनिंग था जी। बहुत बढ़िया। हाँ ठीक बात है भैया, है ना। तो उसको ऐसे भी देख सकते हैं, जैसे बहन पूछ रही है, दीदी पूछ रही है कि संतुलन बिंदु, तो संतुलन बिंदु को जो है संबंधों के निर्वाह के अर्थ में जितने भौतिक पक्ष की आवश्यकता है, संबंधों के निर्वाह के अर्थ में, है ना, तो उस रूप है और भाव पक्ष के संतुलन बिंदु को पहचान सकते हैं। संबंधों के निर्वाह और शरीर के पोषण संरक्षण के अर्थ में, समाज गति के अर्थ में, इस रूप में भी जो है भौतिक पक्ष को देख सकते हैं। भैया अभी जो है संक्रमण काल में तो देखिए बाबा जी ने इशारा किया है कि जो हमारे पास अर्थ है, मतलब संपत्ति है, उसको धीरे धीरे हम भोग से हटा के सदुपयोग की ओर लगाएं, तो हमारी जो है ना, जो जागृति के बाद जो समृद्धि की जो भाव है वो निश्चित होंगे। अभी क्या है, अधिकांश परिवारों में, मतलब मैं अपन जो यहाँ अध्ययन कर रहे हैं उन परिवारों की बात नहीं कर रहा हूँ, मतलब पूरे धरती की बात कर रहा हूँ, कि जो धन है उसका अधिकांश उपयोग भोग में लगा रहे हैं। तो उसको बाबा जी ने कहा है कि हमारा अधिकांश जो उत्पादन का भाग है या हमारे जो संपत्ति का भाग है, उसको परिवार की आवश्यकता से अधिक जो भी है उसको धीरे धीरे हम समाज गति के लिए या मानवीयता के प्रचार प्रसार या उसके लिए स्थापना के लिए अगर सदुपयोग में लगाते जाते हैं, तो हमारी जो भोग प्रवृत्ति हो धीरे धीरे अपने आप खत्म होती है और सदुपयोग प्रवृत्ति विकसित होती है। तो जब मानवीयतापूर्ण आचरण होगा और हमारा परिवार जब धीरे धीरे जागृत होगा, तो समृद्धि का जो भाव है, जो आवश्यकता है, वो अपने आप निर्धारण होता जाएगा। तो अभी ट्रांजिशन काल में तो जिसके पास, कई लोगों के पास बहुत इकट्ठा है ना, बहुत कमाया हुआ है,
तो उसको सदुपयोगात्मक कहाँ कहाँ सदुपयोग हो सकता है उस दिशा में सोचने की जरूरत है, ऐसा बाबा जी ने इशारा किया है। बिल्कुल भैया, भैया बहुत बढ़िया। भैया इसमें मुझे एक बात अभी ध्यान में आई। जैसे अभी सब बड़े बड़े लोग जो हैं, जैसे बिल गेट्स हैं और ऐसे बहुत सारे फाउंडेशन हैं यूएस में, पहले वो पूरा कमा लेते हैं, उसके बाद देखिए वो पूरे कमाने के बाद भी उन्हें का यश मिलता है, लेकिन उससे उनकी पूर्ति नहीं होती और फिर वो दान करने लगते हैं, फिर वो फाउंडेशंस बनाते हैं, चैरिटेबल फाउंडेशंस बनाते हैं, जिससे वो उसका सदुपयोग करते हैं। तो उसके बाद करने से अगर हम हर वक्त मतलब इस भाव में रहें, तो ये हम जो सुख की प्राप्ति हमारे को हो रही है और तृप्ति होने के हम रास्ते पर चले हैं, तो ये हम हर वक्त हो सकते हैं, ऐसा मेरा ध्यान है। नहीं नहीं, बिल्कुल ठीक है दीदी। देखिए क्या है, जब हमारा ध्यान उसकी तरफ जाता है, जागृति की तरफ, तो हमारा अपने आप स्वयं हो जाता है कि जो हमको जितनी आवश्यकता है उससे अधिक जो भी साधन है हम उनका सदुपयोग करते ही हैं, चाहे वो तन हो, मन हो, धन हो। शरीर का भी उपयोग करते हैं, शिविर करते हैं, शिविर अरेंज करते हैं, शिविर अटेंड करते हैं या प्रबोधन करते हैं, है ना, धन भी लगाते ही हैं। तो ये निश्चित ही है। तो सदुपयोग तभी होता है जब हमको थोड़ी सी सद्बुद्धि आ जाती है। सद्बुद्धि से पहले सदुपयोग जो भी कर रहे हैं, चाहे बिल गेट्स फाउंडेशन हो, चाहे जो भी हो, वो उनका सदुपयोग कहाँ तक हो रहा है, क्या हो रहा है, इसको अभी अपन मूल्यांकन करना बड़ा कठिन है कि उनने पैसा इतना लगा दिया पर उसका सदुपयोग मानवीयता के अर्थ में या मानवीयता के संरक्षण प्रोत्साहन के अर्थ में कितना हुआ, ये अपन मूल्यांकित नहीं कर पाएंगे या वो खुद भी नहीं कर पाएंगे। मतलब किसी गरीब आदमी को सहयोग कर देना, ये कर देना ठीक है, उस टाइम की अगर जरूरत है, संपर्क के अनुसार जरूरत है या वो है तो कर देना चाहिए, उसमें कोई वो नहीं है, मतलब वो करना ही चाहिए, वो हमारा कर्तव्य ही है। पर मानवीयता के लिए, विश्व में मानवीयता की स्थापना हो, समाज में मानवीयता की स्थापना हो, इसके अर्थ में जो तन मन धन का नियोजन है, उसी से हमको तृप्ति मिलती है। ये जो वो तफावत है जिंदा रहने के अर्थ में और जीने के अर्थ में, तो अभी जिस तरह से देख रहे हैं कि है ना, एक तो पहला जैसे आपने बताया कि ये बड़े बड़े लोग अभी जो कुछ भी कर रहे हैं चैरिटी के नाम पर, वो सही में जो है संवेदनशीलता के एक जो है अच्छे धरातल पर रहते हुए कर रहे हैं, या इसके मूल में भी जो है एक तो जो है रूप बल धनपद के आधार पे जो नेम और फेम की रहती है चाहत, वो, या तो फिर जो है ना इसके आधार पर चैरिटी का नाम और उसके मूल में धनोपार्जन, वो भी एक जो है संभावना दिख रही है अभी तो। बहुत सारे लोग बहुत सारी बातें कर रहे हैं, लेकिन फिर भी अगर चैरिटी के नाम पर जो कुछ भी हो रहा है, कुल मिला के जिंदा रहने के अर्थ में हो रहा है। तो बढ़िया धीरे से आगे जाके। हाँ, अभी हाँ भैया, लिंक बंद होने वाली है, एक आध मिनट बचा है बस। हाँ बस बस। सभी को नमस्कार। सभी को नमस्कार भैया। नमस्ते, धन्यवाद। सभी को नमस्कार। धन्यवाद भैया, सभी को नमस्कार। सभी को धन्यवाद। सभी को नमस्कार। सभी को नमस्ते। सभी को नमस्ते। अगले रविवार को मिलते हैं। नमस्ते। नमस्ते। तो ये जो लिस्ट बनाया था तो शब्दों की, ये हो गया, मीटिंग खत्म हो गई, नहीं बंद हो गई। अरे बंद हो गई नहीं, अच्छा उसमें भी